हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस का। तो दोस्त, आज है जीएस का सेशन। इसमें जितने प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कृपया जितने भी दोस्त हैं जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया जुड़ जाएं और इसका लाभ लें। साथ ही दोस्त, हमारे सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्त, स्टार्ट करते हैं क्लास। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मस्तिष्क। आप ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। मानव पित्त की प्रकृति कैसी होती है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो मानव पित्त है इसकी प्रकृति कैसी होती है? ये होती है अम्लीय। किस प्रकार की होती है? अम्लीय। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं। तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, एक परमाणु के नाभिक में क्या सम्मिलित होते हैं? तो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या दोस्त? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। कोशिका दीवार कहाँ पाई जाती है? तो दोस्त, कोशिका दीवार कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है पादप कोशिका में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। पौधा का आहार कारखाना क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, पौधे का आहार कारखाना जिसे हम कहते हैं वो क्या है दोस्त? वो है पत्तियां। जो पत्तियां होती है उसे पौधे का आहार कारखाना भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। किसी वस्तु के कंपन से क्या उत्पन्न होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई वस्तु कंपन करे तो उससे हमेशा ध्वनि उत्पन्न होता है। इसका आंसर क्या है? ध्वनि। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। न्यूटन के पहले सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, न्यूटन का जो पहला सिद्धांत है उसे हम जड़त्व के सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु कौन सी है? तो आपका जो दांत मजबूत होती है उसे मजबूत जो बनाने वाली धातु है वो क्या है? कैल्शियम। चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हीमोग्लोबिन किस धातु में पाया जाता है? तो दोस्त, हीमोग्लोबिन ये लोहा में पाया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10। पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, पैथोलॉजी में जितने भी रोग हैं रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? रोग। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन इसके दबाव का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किस नियम का है? तो ये किसका नियम है दोस्तों? यह है बोयल का नियम। आप ध्यान रखिएगा, स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन इसके दबाव का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? तो यह है बोयल का नियम। चलते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रकाश की कौन सी विशेषता उसका रंग निर्धारित करता है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश की विशेषता जो उसका रंग निर्धारित करता है वो क्या है दोस्तों? वो है तीव्रता। क्या है? तीव्रता। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। रक्त के किस ग्रुप में कोई एंटीजन प्रतिजन नहीं पाया जाता है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जो ओ ग्रुप है उसमें किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन या प्रतिजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 14। पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग कौन करता है? तो आप ध्यान रखिएगा, पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग जो करने का पहचान है वो क्या है दोस्त? वो है कोशिका भित्ति। आप ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति जो है ये पौधों में पाया जाता है, जबकि जंतुओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न 15। किसे सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच का एक कड़ी माना जाता है? तो वायरस जो विषाणु है इसे सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच का एक कड़ी माना जाता है। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो कृपया, यदि आप लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है तो कृपया सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। ठीक है, चलते हैं प्रश्न 16। एक पारदर्शक वस्तु का रंग किस कारण से होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, एक पारदर्शक वस्तु का रंग किसके कारण होता है दोस्त? ये होता है इसके द्वारा रंग का परावर्तन के कारण। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। दुर्बल रक्त वर्ग क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, दुर्बल रक्त वर्ग क्या है दोस्त? वो है ओ पॉजिटिव। आप ध्यान रखिएगा, जो ओ पॉजिटिव होता है वो दुर्बल रक्त वर्ग माना जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18। पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों का योग क्या कहलाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों का योग जैव मंडल कहलाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 19। किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो डी ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 20। जब एक अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण बनाते हैं तो उस रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी एक अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण बनाते हैं तो उस प्रकार की रासायनिक क्रिया को हम स्थानांतरण क्रिया कहते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 21।
टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है? तो आप ध्यान रखिएगा, टिंडल प्रभाव ये प्रकीर्णन से संबंधित है। किससे दोस्त? प्रकाश के प्रकीर्णन से। चलते हैं प्रश्न नंबर 22, हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किसने किया? तो दोस्त हाइड्रोजन गैस इसका आविष्कार किसने किया है? हेनरी कैविंडिश ने। चलते हैं प्रश्न नंबर 23, यदि अवतल दर्पण में वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये बनता है दर्पण के पीछे। काफी इंपॉर्टेंट है। यदि अवतल दर्पण में वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्त? ये बनता है दर्पण के पीछे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 24, घूमती हुई वस्तु की गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, घूमती हुई वस्तु की गति मापने के लिए हम जिस उपकरण का उपयोग करते हैं वो कौन सा उपकरण है दोस्तों? है गायरोस्कोप। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 25, क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? क्यूप्रिक क्लोराइड। आप ध्यान रखिएगा, क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में हम क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 26, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्त विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम क्या है? यह है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 27, सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्त सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे हम KNO3 भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 28, आयोडीन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो दोस्त आयोडीन इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 53। चलते हैं प्रश्न नंबर 29, लकड़ी का पायरोलिसिस करने पर क्या उत्पन्न होता है? तो अब ध्यान रखिएगा, लकड़ी का पायरोलिसिस करने से क्या उत्पन्न होता है? तो चारकोल गैस तथा तेल बनता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 30, फुसफुस धमनी में किस प्रकार के रक्त की परिवहन होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो फुसफुस धमनी है इसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो धमनी है, धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और जो आपका सीरा है उसमें अशुद्ध रक्त। परंतु अगर बात की जाए कौन सी धमनी में, तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, फुसफुस धमनी में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है? तो यह है अशुद्ध रक्त। यह अपवाद है। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो कृपया सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।